गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक प्रयास में आपका स्वागत है। हमने इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखिए। जो सेक्शन सी है उसमें आपका सेक्शन सी में हम WTO छोड़ के आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से IMF, वर्ल्ड बैंक देखे थे, ठीक है। अब WTO हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई अभी? उसका रीज़न है। उसका क्या रीज़न है पता है? उसका रीज़न ये है कि WTO के साथ हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है। जब एग्रीकल्चर हमने देखो, एग्रीकल्चर आ गया तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे और इसी में WTO को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर क्योंकि देखिए इतना वाइटल इंपॉर्टेंट है आपका। मान लीजिए सेक्शन ए में भी है, बी में भी इसका जैसे फूड सिक्योरिटी वगैरह में आप इसका योगदान रहता है। झारखंड पोर्शन में पढ़ना है भाई। और आपका फिर सी में दो जगह पढ़ना है, एक WTO और एक एग्रीकल्चर सेपरेट, एग्रारियन क्राइसिस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए WTO अभी नहीं पढ़े और एग्रीकल्चर की तरफ स्विच किए, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में सब्सिडी का इशू रहता है, इंडिया उसको हमेशा अपोज करता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर में, देर नहीं करते हुए क्या है? ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द करेंट चैलेंजेस फेसिंग फेस फेस्ड फेसिंग नहीं होगा, और फेसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और डिस्कस द रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन दिस सेक्टर एंड द अचीवमेंट इन द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आपको पता है बजट में जो है सो बजट जो 2025-26 का है उसमें 4 ग्रोथ इंजन बताया गया है। एक MSME, एक एग्रीकल्चर, एक इन्वेस्टमेंट, एक एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसी पे एक क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते थे कि भाई द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ए पावर सोर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ, यस यस और नो डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? बनने का और भी बहुत सारा होगा, एग्रीकल्चर तो इतना विशाल चीज है। कैन एग्रीकल्चर बी टर्न इनटू ग्रोथ इंजन फॉर इंडिया, डिस्कस द इन द लाइट ऑफ रिसेंट स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। आप देखिए, हिंदी में देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। एक ये हो गया। कृषि के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के समक्ष वर्तमान चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। चुनौती का पूछा भाई, चैलेंजेस। इस क्षेत्र में किए गए सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का चर्चा कीजिए, मतलब क्या विकास, क्या स्टेप्स लिया गया है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के विकास कृषि क्षेत्र भारत के विकास का एक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, चर्चा कीजिए। या क्या कृषि को भारत के विकास इंजन के रूप में बदला जा सकता है? इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कदमों के आलोक में चर्चा कीजिए, ठीक है। कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे सारा हम मेरा है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। डाटा के साथ एकदम, ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर, एकदम डाटा वाटा के साथ टेस्ट वन, ठीक है एकदम। आपको कैसा लिखना है वो हम लोग पूरा हम लोग देखेंगे आराम से। 10 पेज में आप लिख सकते हो, 8 पेज तो छोड़िए। आपको पता है कि थोड़ा सा हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, बट हिंदी में भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, PSC का है, आप डाटा यहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो सब लोग अभी क्या करता है, जो क्या करते हैं कि भाई वो लोग कोई स्टेटमेंट से शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस MS स्वामीनाथन का, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग हैज चांस टू गो राइट, इस तरह करके लिख देंगे। तो आजकल जो कोचिंग वाला है भाई, ऐसे लिखो इंट्रोडक्शन तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये सब फालतू का बात है, ठीक है। ये सब फालतू का बात है। अभी आपको क्या करना है, आपको
अपने आंसर को दूसरे से भिन्न बनाना। कैसे बनाओगे? इंट्रोडक्शन 2025 26 में जो ग्रोथ इंजन बनाया गया है, वन ऑफ द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर ऐतिहासिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा आपके पास स्टेटमेंट वाला तो है ही है। देखो सबसे पहले क्या है, देखिए हमने कैसे लिखा है, इवन आफ्टर द 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या लिखा है? 77 साल, आज़ादी के 77 साल के बाद भी एग्रीकल्चर लगातार कंटिन्यूज टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अच्छा, बोथ कल्चरली एंड इकोनॉमिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से यह रूरल इंडिया का एक बैकबोन है, मेन स्टे है भाई। ठीक है, 68% जो रूरल पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आप जो है सो विकसित भारत के लिए जो 4 इंजन बजट में दिया गया, उसमें एग्रीकल्चर भी एक है, तो उसको उस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर 24/7 इंडस्ट्री है, जो कि बैकबोन है दूसरे इंडस्ट्रीज का। कोविड-19 के दौरान जब सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थे, उस समय हमारा एग्रीकल्चर ही नहीं हमारा साथ दिया। ठीक है, सब लोग बाहर से लौटे और एग्रीकल्चर की ओर बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप दे सकते थे। ठीक है, उसके बाद करंट स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर का, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। हम लोग कैसे मेंस का आंसर लिखते हैं भाई? 40 नंबर का तो झारखंड में मान लीजिए कि कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग इंट्रो, तो यही इंट्रो चल रहा है, फिर बॉडी पार्ट देखेंगे अभी, फिर कंक्लूजन। ठीक है, लेटेस्ट डाटा के साथ। स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर का? तो देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में लगभग 18.8% इसका योगदान है भाई। उसके बाद लगातार 21-22 से 21-22 में ये 3.9% और अभी लगभग 3.4% के ग्रोथ रेट के साथ ये बढ़ रहा है। हम लोग पीआईबी का डाटा भी देख लेंगे। एम्प्लॉयमेंट बोलिए तो रूरल सेक्टर 68% रूरल इंडिया इस पर डिपेंडेंट है, और 42% इंडिया का वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है भाई। ठीक है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 है, इसके अनुसार 315 मिलियन टन 21-22 में हमने प्रोड्यूस किया। क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी हमने इतना प्रोडक्शन किया। उसके बाद आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओएफएजे झारखंड भी कर रहा है। तो ये सब फीचर्स हम लोग लिख दिए 4-5 लाइन में। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये इंट्रोडक्शन में ही है अभी। ठीक है, अब आ गए हम लोग बॉडी पार्ट। यहाँ से वो सब भूमिका था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे स्वामीनाथन का कोट्स डाल दीजिए, या इसको आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हो। इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट। अगर कृषि खराब हो गया ना, तो किसी और चीज का चांस नहीं है सही होने का। ठीक है, ये किन्होंने बोला था भाई? एम एस स्वामीनाथन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इनको बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड है, इसके फादर कौन है, इसका जनक कौन है भाई? जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबको पता है। ये कौन है पहले ये बताइए? नॉर्मन साहब बोरलॉग। और इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक थे ये। इन्होंने ही मैक्सिको से जो वीट और इस सब का सीड लाया था। ठीक है, और इंडिया पे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया था। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो टर्म है, ये यूएस के एक साइंटिस्ट ने दिया था, नाम बताइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ पे। हम लोग, आपको पता है, मेंस के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं भाई।
हम आपको बता रहे हैं, अगर समय रहा तो हर सब्जेक्ट से, हर सब नहीं, इकोनॉमिक्स से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मतलब 20 में से 19 आप बना लोगे। ठीक है, बाकी तो आप करोगे ही, हिस्ट्री हिस्ट्री करोगे ही। ठीक है, तो इस पे हम 1000 MCQ लाएंगे, एकदम झारखंड ओरिएंटेड, झारखंड का जेपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, क्या क्या है भाई, इस तरह से फिगर में बना के देना है रोल, या फिर इस तरह से बना सकते हो फिगर में, या ऐसे बना सकते हो, ऐसे वाला जो अभी फिगर में दिख रहा है। ठीक है, रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी ऐसे करके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, एग्रीकल्चर में लगभग 14 से 15% कंट्रीब्यूशन है भाई जीडीपी में। और 22-23 में ये स्टैंड किया था 15 से 16% ऑफ जीवीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का 15 से 16% भाई। सप्लाई ऑफ वेज फूड्स, वेज फूड्स मतलब देखिए, पेट भरने के लिए पल्स ऑयल, शुगर क्रेन, वीट, राइस, मेज, है ना, ये देता है, जो कि 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पेट भरता है, और 38 करोड़ मवेशी का, एनिमल का पेट भरता है भाई। फिर फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपको देखे कि लगभग 42% ऑफ वर्कर्स, अभी 46% लिखा हुआ है लेकिन 42%, और 60% रूरल वर्कर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, जो मान लीजिए हमारा कोई एक सेक्टर है, मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री है, तो उसके लिए कॉटन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। चीनी मिल है, चीनी कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। व्हीट फैक्ट्री है, कहाँ से आएगा, गेहूँ। ब्रेड फैक्ट्री है, गेहूँ मैदा कहाँ से आएगा, फैक्ट्री से। जूस बनता है आपका, कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, मछली का है, सब कहाँ से, एग्रीकल्चरल से आता है। तो ये हो गया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। अगर एग्रीकल्चर ठप हो जाए तो मशीन का क्या चाटेंगे पकड़ के, कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए, जैसे भारत का टोबैको, कॉफ़ी, टी, जूट, कैश्यू, ये सब का बहुत डिमांड है। तो अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रीच कर गया हाईएस्ट ऑफ 15.2 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू द वेल्थ ऑफ द नेशन ये करता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का तो है ये है, बट सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को एक बैक सपोर्ट देता है। तभी तो, अगर रॉ मटेरियल इनपुट ही नहीं होगा तो चलेगा क्या। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है भाई। ठीक है, लेटेस्ट वाला आपको 24-25 वाला। ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर जीडीपी में योगदान, ग्रोथ कितना है। ठीक है, ये सब खरीफ क्रॉप कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सब। ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसको ग्राफ से आप बताएंगे कैसे, वो देखो इस तरह से। खाद्यान्न फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था 20-21 में, 310.7, 21-22 में 315.6, 22-23 में 329.7, और 23-24 में 332.3। तो हमेशा बढ़ा है। आप इसको इस तरह से दिखाओगे, यहाँ पे ईयर, इधर ईयर, इधर प्रोडक्शन, ये बढ़ा है। ठीक है, चलिए, अब भारत में 140 करोड़ लोग हैं भाई, तब भी ये उतना ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। क्यों, देखिए, एज पर 11th एग्रीकल्चरल सेंसस, मतलब हर 5 साल में एक सेंसस होता है। 15-16 में हुआ था, उसके बाद 21-22 में हुआ, 20-21 में होना था लेकिन कोविड के चलते 21-22 में हुआ 11th एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, ये, सॉरी, ये 11th एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 21-22 में। ये क्या बोलता है कि 86% जो इंडिया का लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, मतलब 86% जो किसान है उसके पास मार्जिनली स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर्स। उसी, अगर आप, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या है और एरिया कम है, हमारे पास 2.42 है वर्ल्ड का।
अगर आप वही यूएस का देखो तो यूएस के पास 122 हेक्टेयर होता है पर एक किसान के पास। तो वो लोग ड्रोन यूज कर सकते हैं, वो लोग बड़ा बड़ा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, उतना अमीर किसान हुए तो उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पहला रीज़न क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए वीसीएस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी कितना है, एमपीआई क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में, देखिए गरीबी तो है ही है भाई। तो जब गरीबी है तो सेविंग कम होगा, गरीबी है तो सेविंग कम होगा, सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे लोग, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में कम बेच पाएंगे और फिर प्रोडक्शन लो हो जाएगा और फिर वही गरीबी का दुष्चक्र, फिर लोग गरीब रहेंगे। ये चीज होता है वीसीएस साइकिल। मतलब ये दुष्चक्र ऐसा है कि आप निकल नहीं पाते हैं। आप ये गरीब है तो आपके पास सेविंग कम है, आपके पास पैसा कम है, पैसा कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टेड कम है तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आप गरीब ही रहोगे। ठीक है, ये चीज। लैक ऑफ रिनोमिनेटिव इनकम, मतलब इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में क्या है, रिनोमिनेटिव इनकम मतलब आप अपने खाने या अपने भरण पोषण के बाद कितना इनकम कर पा रहे हो एग्रीकल्चर से। मान लीजिए 10 टन आपने गेहूं उगाया, 5 टन आपका आप परिवार के लिए, तो 5 टन क्या हुआ, मार्केट में बेचोगे उससे पैसा आएगा आपको। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब अपने आजीविका अपने पेट पालने के लिए करते हैं। तो ये एक दिक्कत है, इसलिए प्रोडक्शन कम है। उसके बाद क्रेडिट क्रंच, मतलब जो ऋण है ना, ऋण, सॉरी, ऋण जो है उसका अभाव। कैसे, देखिए अब लोग गरीब हैं तो ऋण लेंगे, लेकिन ऋण का अभाव है। नाबार्ड क्या बोलता है, नाबार्ड का जो सर्वे था 2017 का, उसमें क्या बोलता है कि भाई 30.3% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ही हैं जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब जैसे बैंक हो गया आपका, आ, कोई नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, वहां से लोन ले पाते हैं, वहां से क्रेडिट ले पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक सर्वे हुआ था 2019 में, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, सिचुएशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019 में। इसमें कहा गया कि आधा जो भारतीय किसान है ना, वो लगभग लगभग हर एक के पास 74,121 रुपया का बोझ है, कर्जा है। तो क्रेडिट क्या, अब कर्जा से ही नहीं उबर पा रहा है, तो इसका दिक्कत हो गया, क्रेडिट क्रंच है। उसके बाद इरिगेशन चैलेंजेस इन द क्लाइमेट चेंज, आपको पता ही है कि ओलावृष्टि हो गया तो फसल बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ठंडा के महीना में बारिश हो गया, बरसात में बारिश होगा नहीं, जब खेती का होगा गर्मी में बारिश हो गया। मतलब अनटाइमली जो है सो ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है सो ये क्या कर रहा है, इसके चलते इरिगेशन में इशू होता है। आपको पता ही है लॉर्ड कर्जन ने बोला था, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ये गैम्बल ऑफ मैन मानसून है, मानसून पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ना कि एक जुआ, अगर मानसून नहीं होगा ठीक से तो यहाँ का बारिश नहीं होगा। ठीक है, जैसे 22-23 के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 52% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड हैज एक्सेस टू इरिगेशन। ओनली 52% के जो पूरा खेती वाला जो जमीन कल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे फसल उगाया गया है, उसका सिर्फ 52% पर ही इरिगेशन है, सिंचाई की सुविधा है। इकोनॉमिक सर्वे 17-18 में क्या बोलता है कि क्लाइमेट चेंज ना एग्रीकल्चर इनकम को 15 से 18% एवरेजली घटा सकता है, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आपको पता ही है कि हीट वेव झारखंड में देखिए लगभग
आधा से ज़्यादा पूरा सूखा ही रहता है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना चला रहा है ना। इन रिसेंट हिट वेव्स 22-23 में व्हीट क्रॉप्स को सीवियरली डैमेज किया इन सेवरल स्टेट्स। तो ये दिखाता है कि कितना वनरेबल है, कितना कमजोर है इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम टू द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट चेंज से कितना खतरा है इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम को। उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस और सब्सिडी कॉन्ड्रम। मतलब देखिए, अभी फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी है ना गवर्नमेंट का, वो लगभग 2.25 लाख करोड़ है 2024 में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ज़्यादा हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा दे रहे हैं मान लीजिए, या कुछ इनपुट जैसे फर्टिलाइजर पे, इसका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आप सब्सिडी न दो तो किसान दिक्कत में आ जाएंगे, अगर दो तो वो लोग ओवर यूज़ कर ले। उसके बाद एमएसपी जो है, एमएसपी क्या है, कुछ चुनिंदा खरीफ और रबी फसलों पर है 22 तरह का। तो लोग अपना इंश्योरेंस कवर समझते हैं इस तरह का, एक तरह का सेफ्टी नेट है कि भाई अगर मेरा सामान नहीं बिका तो गवर्नमेंट ले लेगी इस दाम पे। तो इसलिए सिर्फ राइस और इस तरह का चीज़ को ही, वीट को ही ये पैदा करते हैं, बाकी जो जो एमएसपी पे कवर्ड नहीं है उसको करते ही नहीं पैदा। तो ये एक दिक्कत आ गई, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जैसे कि मार्केट का एक्सेस, स्टोरेज फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इत्यादि का अभाव है भाई। अब आप ही अपना ब्लॉक में देखो, झारखंड में देख लो सर्वे करके, कितना कोल्ड स्टोरेज है आपके पास। पैक्स में आप सामान दे, हम खुद देखे, मेरे पिताजी पैक्स में सामान देने गए, "ए हो आज नहीं लेबो, आज नहीं परबो, तो बादे अइहा, आज नहीं परबो लिए ले हमारा ई भइगलो। ऐसा दिक्कत करता है। रात रात भर गेहूँ पिताजी लेके बाहर, ये धान लेके पड़े हुए हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज, ये क्या बोलता है, पारसी कमेटी है ना, कि 6.6% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल वेस्टेज विदाउट, मतलब कोल्ड स्टोरेज के फैसिलिटी के अभाव में ये स्थिति हो गई है। नीति आयोग बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट ना, कि भाई, सॉरी, ये नीति आयोग ये बोलता है और आईसीएआर का एस्टिमेशन है कि नब्बे नब्बे हजार करोड़ रुपया पोस्ट हार्वेस्ट के बाद इतना वेस्ट हो जाता है, 90,000 करोड़ का लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट, ड्यू टू स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। और क्या बोलता है कि भाई इंडिया में सिर्फ 11% ही प्रोड्यूस, जो है टोटल प्रोड्यूस का 11% ही के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आपका स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड ना होना कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। ये डॉक्टर बर्न्स हैं, उन्होंने बोलता है कि पैडी का प्रोडक्शन 38% बढ़ जाएगा अगर 5% ऑफ जो सीड्स है, इम्प्रूव सीड्स का जो बीज है, अच्छे बीजों का उपयोग किया जाए तो 38% तक चावल का, और 28% आपका गेहूं बढ़ जाएगा उसका प्रोडक्शन। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल लैग एंड इनोवेशन, जैसे बांग्लादेश, चाइना है ना, ये लोग, जैसे देखिए, चाइना 60% और बांग्लादेश 38% अपने एग्रीकल्चर जीडीपी का खर्च करता है, इंडिया 31% करता है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज़ आपको पता है, हीट वेव वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो। नॉलेज डेफिसिट, कितना यूज़ करना चाहिए, कि कौन सा, किस तरह से फसल चक्र चलना चाहिए, कितना यूरिया, डीएपी, एनपी, एनकेपी यूज़ करना चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें, कितना पानी देना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल का क्या मेथड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ लैक ऑफ नॉलेज के चलते भी दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद वेमेन पार्टिसिपेशन देखिए, 42% एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है, लेकिन उनके पास लैंड है मात्र 14% के पास ही, महिलाओं के पास ही एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। लेकिन उसके लिए महिला सशक्तिकरण परियोजना चल रहा है अभी, देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था कि हाउ एग्रीकल्चर कैन बी ए ग्रोथ इंजन, वो देखिए, सबसे पहला इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली मतलब आप सॉयल और वाटर को, है ना, जो डिग्रेड हो रहा है सॉयल, आपको पता ही है झारखंड का 68% इसरो के अनुसार
सॉइल डिग्रेड हो रहा है 68%। और इंडिया का कितना भाई, इंडिया का 39%। ठीक है, तो इसको आप ठीक कीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग करो आप। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करो। ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्सेशन को आप रोको, जैसे पंजाब वगैरह में। इससे धनबाद में जैसे देखिए 67% तक ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माइक्रो इरिगेशन का आप यूज़ करो। गुजरात देखिए, चेक डैम्स बनाओ। ठीक है, गुजरात बिल्ड 0.5 मिलियन माइक्रो स्ट्रक्चर चेक डैम्स, बर्न्स, पॉन्ड्स। और झारखंड डोभा निर्माण कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, लोग पैसा लेके खा के भाग जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, डाटा है यहाँ पे मेरे पास। सॉयल नीड फिक्सिंग, सॉयल का उर्वरा शक्ति जो है, उर्वरा शक्ति वो ख़त्म हो रहा है, उसको फिक्स करिए। कैसे, फसल चक्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अच्छे बीज, तो ये सब चीज़, सॉयल को उर्वरता को कैसे बढ़ाएं, केचुआ आपका वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद सेरेल मोनोकल्चर, मतलब सिर्फ गेहूं और धाने नहीं उगाना है, क्रॉप डाइवर्सिटी की तरफ जाओ। जैसे झारखंड में काजू, नाला में, चाकुलिया में, चाय का भी आपका दिख रहा है, गुमला और हजारीबाग में संभावना, और हजारीबाग में। ठीक है, दाल पलामू, रागी आपका गुमला, मिलेट मिशन, मिलेट राजधानी बन गया है। तो ये सब चीज़। ठीक है, टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब ड्रोन का यूज़ करो, एआई, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ये सब चीज़। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट पे आप ध्यान दो। जो वीडियो साहब लोग बने हैं, अब जानकारी लेके गए हैं तो ठीक है ना, पता नहीं क्या करके गए हो आप लोग, बहुत सारे वीडियो साहब सब, तो उनको वो ध्यान दीजिए आप। ठीक है, बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन आपको ही पता है कॉपी जब जेपीएससी नहीं दिखाएगी तो लोग बोलेंगे ही। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, फार्म साइज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे केरला के कुटुम्बश्री, सभी फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन बनाओ भाई, जैसे 2000 है। ठीक है, कुटुम्बश्री, देखिए कुटुम्बश्री केरला में बनाया था। फिर इसको नाबार्ड है ना, लोन वोन देता है। बहुत सारे फार्मर, छोटा छोटा जोत है, स्मॉल स्मॉल जोत है, इसको एक साथ आप बनो, और इस पे आप एक्सटेंसिव खेती करो, इस पे बड़ा बड़ा इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हो, नाबार्ड उसके लिए लोन देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप, बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेजर इनिशिएटिव क्या लिया है भाई, पीएम आशा, ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत पानी, कुसुम योजना, सोलर पंप के साथ सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान, सोयल हेल्थ कार्ड, हेल्थ का उर्वरा शक्ति, ई नाम पोर्टल, ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो, आपका बेचने के लिए एपीएमसी मार्केट का दखल अंदाजी उतना नहीं होगा। माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है, जैसे झारखंड में जीका के से माइक्रो इरिगेशन चल रहा है, और मेगा लिफ्ट के लिए आपको मछलिया रानेश्वर वगैरह का चल रहा है, पटमदा, ये सब। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है ये, नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब सॉइल हेल्थ का ध्यान रखो, वाटर कैसे यूज़ करना उसका, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। कैसे सस्टेनेबल, विदाउट इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए आप खेती कर सकते हो, तो ये चीज़ हो गया। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक कदम, लाइव स्टॉक जैसे पशुधन स्कीम वगैरह, ये सब चीज़। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, ठीक है, एक्सपोर्ट जो है, मतलब जो किसान है उसको इजीली मार्केट एक्सेस करवाना एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, आप देखिए जो अभी का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भाई, मतलब नमो ड्रोन दीदी स्कीम, 15,000 जो एसएचजी है ना, उनको ड्रोन दिया जाएगा, कि आप है ना, और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा।
आप छिड़काव उड़काव करो, अपना देख रेख करो, ठीक है। सैटेलाइट इमेजिंग किया जा रहा है। फिर हैप्पी सीडर, मतलब पहले क्या होता था, ये धान है, इतना कट गया, इतना बचा, उसको जला दिया जाता था। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण होता था। अब क्या, हैप्पी सीडर, मतलब ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसी को मतलब बर्न नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है। इसी में इसको जोत दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, मतलब खेत में ऐसे खड़ा है, सीड हैप्पी सीडर मशीन के थ्रू इसको जोत दिया जाएगा, तो ऐसे 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 बीत जाएगा खड़ा जो स्टबन था वो। फिर पूछा डिकम्पोजर, आई ए आर आई का झारखंड में कहाँ केंद्र है भाई बताओ, बरही में है, ठीक है। तो पूसा ये क्या करता है कि जो स्टबल बचा हुआ है ना, रेसिड्यू, उसको वहीं पे डिकम्पोज कर देता है। नैनो यूरिया, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया, है ना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 से 25 तक, ठीक है। ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट लिया गया है, जब झारखंड का क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा भाई, तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या लिया है। देखिए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आपको पता है, ट्रेनिंग फार्मर समिति जासमिन बीओ के द्वारा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डोभा निर्माण, आपका माइक्रो ड्रिप इरीगेशन बाय जीका, ठीक है। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर कृषि सिंचाई योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसके बिरसा हरित ग्राम योजना का पुराना नाम क्या है बताओ। ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है ना, इसका पुराना नाम क्या है। इसके तरफ मल्लिका और आम्रपाली, ये दो आप देख लो, मल्लिका और आम्रपाली, ये दोनों का आम का वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ कहाँ, खूंटी, पलामू इत्यादि में, और इसको सिंगापुर, कंबोडिया वगैरह में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद बिरसा खूब संवर्धन योजना, बायोटेक कॉलेज रांची में, है ना, जैसे झारसूख, ये सब चीज़ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कटहल प्रोसेसिंग यूनिट, पी प्रोसेसिंग यूनिट, ILRI, ये सब रांची नगरी वगैरह में, ठीक है। उसके बाद देखिए वे फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा है कि NOC का डाटा क्या बोलता है कि ओनली 4.6% ऑफ फार्मर्स, ओनली 4.6% ऑफ फार्मर्स यूज ऑन ट्रैक्टर्स। मतलब आपके पास छोटा छोटा अगर जोत है, तो आप ट्रैक्टर कैसे घुसाओगे। आप मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा जोत है, ट्रैक्टर घुसेगा नहीं, बड़ा जोत होना चाहिए, उसके लिए कलेक्टिव फार्मिंग को आप बढ़ावा दो, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इनपुट कॉस्ट, मतलब जैसे ड्रिप इरिगेशन, तो उससे पानी का कम खर्चा होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स लगाओ कि कितना पानी चाहिए, कितना DAP यूरिया खाद चाहिए उसमें, वो बताएगा आपका सेंसर। एग्रीटेक जैसे कि डी हार्ट, इसको बढ़ावा दो, सॉरी, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू, जैसे कोल्ड स्टोरेज बनाओ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे मछली है तो मछली, सूखा मछली ब्रांडिंग करके, गोभी है कहीं हो रहा है, मटर हो रहा है, तो उसको प्रोसेस करके आगे के यूज़ के लिए, है ना, वैल्यू एडिशन करके, ठीक है। जैसे मेगा फूड पार्क इन रायगढ़ उड़ीसा, ये एक एग्जांपल है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे स्वर्णा, सबवन, कोकली राइस केरला, ये सब चीज़ यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्लाइमेट रेसिस्टेंट, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल इंडिया, जैसे कि रियल टाइम एडवाइजरी भाई, हेलो किसान टाइप का, आप बताओ क्या होगा। वहाँ पे एक रोबोट टाइप का ChatGPT वाला चीज़ होगा, जो AI वो तुरंत किसान को बताएगा कि हाँ अपना इनपुट दो ऐसे करके, आर्टिफिशियल, ये सब का यूज़, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग इनकम, मिनिमम रिस्क, MSP, क्रॉप इंश्योरेंस, एक्सटेंशन सर्विस, ये सब को बढ़ावा दो, ठीक है। इनाम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दो, ताकि वेस्ट कम हो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार 90,000 करोड़ का लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इंडिया का मात्र 2.27 फूड एक्सपोर्ट में भागीदारी है वर्ल्ड का, जबकि चाइना 4.1 है, एज पर WTO स्टैटिक्स 2017 के अनुसार। तो इसको बढ़ाओ, जैसे फोकस ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे धनबाद का क्या है, आलू है कि कटहल है, बोकारो का क्या है, आलू कटहल टमाटर क्या है,
बताइए वो आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, ये इंटरव्यू में या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सब कुछ तो आप कर रहे हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाओ भाई, आप मोनोक्रॉपिंग मत करो, क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, आप है ना कैटल रियरिंग करो, डेयरी करो, आप बायोफिल बना सकते हो, आप काजू उगाओ, आप ड्रैगन फ्रूट्स उगाओ, जो भी चीज़, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर्स का ग्रुप बनाओ, चकबंदी टाइप का, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग को जोर दो, तो ये सब चीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये सब बॉडी हो गया, कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो ये हमारा था एग्रीकल्चर पर। आपको हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा, आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू so much, and we will come with the agriculture lecture 2 next, after maybe tomorrow. Okay, by that time, bye bye, you, see you soon.